वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। लास्ट टाइम हमारी जो बात चल रही थी वो थी केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स। आज उसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एंट्री टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एमडी कैट, ई कैट और फंगेट। और इसके अलावा किसी भी तरह के यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनको हम यूं भी पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो अगर यूं पढ़ेंगे तो इसको हम यूं लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, इसका बोलेंगे एस एन रिएक्शंस। एस एन रिएक्शंस हमारे पास दो तरह के हैं, एक होता है एस एन वन रिएक्शन और एक हमारे पास होता है एस एन टू रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इनको आगे हम फर्दर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ सबस्ट्रेट। मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ सबस्ट्रेट और ये मैंने लिखा सबस्ट्रेट और मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ विद न्यूक्लियोफाइल। अब होगा यहाँ पे यूं कि इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास होगा लिविंग ग्रुप और ये मेरे पास होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर और कार्बन अपना लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे ही कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसकी सिचुएशन कुछ यूं बनेगी, कार्बन का नया बॉन्ड बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल के साथ और प्लस ये लिविंग ग्रुप हमारा लीव कर जाएगा। मैं इन सब के अगर नाम यहां पे लिखूं तो ये मेरे पास होगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ये वाला मेरे पास होगा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। ये वाला मेरे पास होगा प्रोडक्ट, ये है मेरे पास प्रोडक्ट और ये मेरे पास होगा लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। अब मेरे पास बेसिकली हुआ यूं है कि न्यूक्लियोफाइल आके सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी और लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करने के लिए आया, लिविंग ग्रुप वैसे ही लीव करके चला गया। अब हमारी बात चलेगी इसके ऊपर, व्हाट इज मेंट बाय लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या है? लिविंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। लिविंग ग्रुप लीव्स विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं लिविंग ग्रुप के बारे में पहली लाइन लिख देता हूं। लिविंग ग्रुप इट इज ए ग्रुप which departs which departs which departs with unshared pair of electrons। यानी ये ऐसा ग्रुप है जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ डिपार्ट करेगा, मतलब रवाना हो जाएगा और निकल जाएगा। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल हमारा सॉरी लिविंग ग्रुप हमारा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। तो लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप को हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ना ये लिविंग ग्रुप्स, कुछ अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, कुछ बैड लिविंग ग्रुप हैं। कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से बैड हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कुछ हमारे पास है मतलब गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप्स भी हैं और कुछ हमारे पास हैं बैड लिविंग ग्रुप भी हैं, बैड लिविंग ग्रुप्स भी हैं। और ये हमें याद करने हैं एमसीक्यूज के हवाले से। गुड लिविंग ग्रुप हमारे पास हैं लाइक मेरे पास क्लोराइड आयन, लाइक मेरे पास है ब्रोमाइड आयन, लाइक मेरे पास है आयोडाइड आयन, लाइक मैं लिख देता हूं HSO4 नेगेटिव। दीज आर ऑल गुड लिविंग ग्रुप। अगर रिएक्शन के अंदर इनको लीव करना हो ना तो सबसे पहले ये लीव करके जाएंगे। दूसरी बात, बैड लिविंग ग्रुप तो हाइड्रोक्सल आयन, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, दीज आर ऑल बैड लिविंग ग्रुप। ये आसानी से लीव करके नहीं जाते। अब हमारे पास कुछ लिविंग ग्रुप ऐसे भी हैं लाइक वो मैं कह देता हूं, हमारे पास कुछ ऐसी भी चीजें हैं लाइक गुड लिविंग ग्रुप भी है, गुड लिविंग ग्रुप भी है और कुछ और वही हमारे पास साथ ही साथ गुड न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल भी है। वो कौन सा है ऐसा जो गुड लिविंग ग्रुप भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है? वो है मेरे पास आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन।
आयोडाइड है। बेसिकली आयोडाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब अगर आपके सबस्ट्रेट के साथ आयोडाइड आयन लगा होगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये इजीली चला जाएगा। अब ये आसानी के साथ क्यों जाएगा? क्योंकि आयोडाइड आयन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड बना होता है ना, वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इसका मतलब ये हुआ इसका बॉन्ड बहुत वीक होता है ड्यू टू लो बॉन्ड एनर्जी। इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, डेट इज वाई बड़ी जल्दी लीव करके चला जाता है। दूसरी बात, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल किस तरह है? हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ना, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन का साइज बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी पोलराइज एबिलिटी इंक्रीज कर जाती है और इसका अटैक करना आसान हो जाता है। तो मतलब ये दूसरी बात, इसके अंदर इसकी जो पोलराइज एबिलिटी है वो ज्यादा है, और इसकी पोलराइज एबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से ये गुड लिविंग ग्रुप है। अब हम देखते हैं क्या इन बातों के साथ कुछ ऐसा, मतलब हमें समझ और भी आनी चाहिए, हम रिएक्शंस की मदद से इनको सीखते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, यह है मेरे पास मिथाइल क्लोराइड, मैं इसके साथ रिएक्शन करवाता हूं, ये मैंने रिएक्शन करवा दिया, न्यूक्लियोफाइल लेके आया हूं OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव आएगा तो Cl उसको अपनी जगह दे देगा, तो ये लीव करके चला जाएगा, तो बाकी बचेगा CH3 और यहां पे लगेगा OH और प्लस लगेगा Cl नेगेटिव। अच्छा, अगर मैं यहां पे रिएक्शन करवाता हूं और मैं यहां पे रिएक्शन करवा देता हूं Cl नेगेटिव का, जब ये Cl नेगेटिव आएगा ना तो OH लीव करके नहीं जाएगा। हमने कहा था OH जो है ना बैड लिविंग ग्रुप है, और अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है ना तो हमारा यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, तो मैं लिखूंगा नो रिएक्शन, हमारा रिएक्शन नहीं होगा। तीसरी बात, अगर मैं यहां पे फर्ज कर देता हूं कि NH2 माइनस का रिएक्शन करवाते हैं, तो Br अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये लीव कर जाएगा, तो NH2 इसकी जगह पे लगेगा, तो बाकी बचेगा CH3 NH2 प्लस Br नेगेटिव। अब यहां मैं रिएक्शन करवाता हूं, लाइक मैंने करवा दिया OH नेगेटिव का, हमें पता है आयोडाइड आयन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये लीव कर जाएगा, तो बाकी बचेगा CH3 और यहां पे लगेगा OH और प्लस आयोडाइड आयन जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहां से लीव कर जाएगा। चले, अब इस केस में मैं ना आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करवाता हूं। मैंने आपको समझाया था कि आयोडाइड आयन एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, ये अटैक करने के लिए भी आ सकता है, और अगर अटैक करने के लिए आएगा तो बाकी हमारे पास रिएक्शन बन जाएगा CH3 और अगर मैं लिख देता हूं I और प्लस लिख देता हूं Cl नेगेटिव। तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? बिकॉज अगर हमें ये वाली बातें समझ आ जाएंगी तो हमें रिएक्शन भी समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम अगर इसमें बात करें, ये आयोडाइड आयन यहाँ पे इसलिए अटैक करके गया बिकॉज ये एक जो है ना, ये एक है गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। और दूसरी बात, यहां पे इसलिए इसने लीव कर गया बिकॉज इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत कम है, इसलिए जल्दी लीव करके चला गया। चलिए, ये कुछ बातें हैं लिविंग ग्रुप के बारे में। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बेसिकली एसएन रिएक्शन की दो टाइप्स है, SN2 और SN1। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो है SN2 रिएक्शन। ये सारी बातें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाता हूं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के अंदर कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, और स्टार्ट मैं यूं कर देता हूं, यह है मेरे पास अल्काइल हैलाइड, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, यह है मेरे पास अल्काइल हैलाइड। और दूसरी बात, इसके ऊपर ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दो बातें हो गई, तो इट मींस के अल्काइल हैलाइड हमारा क्या है, यहाँ पे पोलर भी है, अल्काइल हैलाइड हमारा क्या है, पोलर भी है। दो बातें हो गई। चले, अब यहां पे होगा यूं कि ये है मेरे पास OH नेगेटिव और ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन का बोलेगा कि आपको इलेक्ट्रॉन देने की टेंशन नहीं है, या इलेक्ट्रॉन आपकी टेंशन नहीं है, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हूं। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना OH नेगेटिव, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखता हो, तो ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा। तो बच्चों, इसके साथ साथ मैंने इस रिएक्शन के अंदर ना ये एक एरो लगाया, तो मैंने इस रिएक्शन के अंदर एक लगाया है ये वाला कर्व्ड एरो। कर्व्ड एरो, ये एरो किस चीज को शो करेगा, ये एरो हमारा शो करेगा ये एरो शो करेगा, शो
इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर डोनेशन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन को शो करेगा। कौन करेगा? कर्व्ड एरो, हमारा ये वाला कर्व्ड एरो। अब ना होगा यूं, यहाँ पे Br जो है ना ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और OH उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इन दोनों का आपस में इसका बॉन्ड टूट जाएगा और OH का बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, ये कार्बन की ना इस टाइम इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कार्बन ने इस टाइम कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4। मैं वो बातें यहां लिख देता हूं। इस टाइम ये जो सिचुएशन नजर आ रही है ना आपको, मैं उसकी बात यहां कर रहा हूं। कार्बन ने इस टाइम 4 बॉन्ड, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, पहली बात होगी। दूसरी बात, कार्बन इस केस में इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट होती है sp3 हाइब्रिडाइज है, हाइब्रिडाइज्ड है। दो बातें, कार्बन की इस टाइम हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है। तीसरी बात, कार्बन जो है ना इस टाइम इसकी जो ज्योमेट्री बनी है ना वो टेट्राहीड्रल है, टेट्राहीड्रल है। चौथी बात, कार्बन का जो इस टाइम बॉन्ड एंगल बना हुआ है ना, बॉन्ड एंगल वो है 109.5 डिग्री का। ये सारी बातें हैं इस केस के अंदर। अच्छा, इस टाइम जो है ना कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो चारों एटम के साथ ही घिरा हुआ है, चारों एटम के साथ घिरा हुआ है। तो अब जो है ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल को इतना अच्छा अटैक नहीं कर पाएगा। तो अगर अटैक अच्छा करवाना है तो कार्बन को चाहिए कि वो इसको जगह प्रोवाइड करे जहां से अच्छे से आके अटैक करे। तो कार्बन फौरन से अपनी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को चेंज कर देगा ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म के अंदर। तो इट मींस के कार्बन अपनी sp3 हाइब्रिडेशन को चेंज करेगा sp2 के अंदर, ताकि न्यूक्लियोफाइल को मोर स्पेस मिले अटैक करने के लिए। तो इस केस में कार्बन ने अपनी हाइब्रिडेशन स्टेट चेंज कर दी है इस स्टेट में, तो इसने कर दी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज हो गई है। दूसरी बात, sp2 हाइब्रिडाइज वो होता है जिसकी शेप ज्योमेट्री होती है ट्राई एंगुलर प्लेनर, और इसका बॉन्ड एंगल बनेगा 120 डिग्री का। तो कार्बन ने इस स्टेज के अंदर मतलब अपने स्टेट हाइब्रिडेशन स्टेट चेंज कर दी है, sp3 से sp2 में चला गया। तो बाकी जो ग्रुप लगेंगे वो कहां गए? बाकी बेसिकली ये ब्रोमाइड था, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉन्ड तोड़ता जाएगा और यहां पे इसका बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता बनता जाएगा। तो बच्चों, अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप OH ने कितना बॉन्ड बनाया है, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कितना बॉन्ड बनेगा डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, कितना बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर इसका बॉन्ड 30% ब्रेक होगा तो ये 30% बॉन्ड बनाएगा। अगर इसका 50% बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये 50% बॉन्ड ब्रेक बनाएगा। अगर इसका 70% बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH 70% बॉन्ड बनाएगा। तो इस स्टेज के अंदर जितना बॉन्ड टूटता जाएगा उतना बॉन्ड बनता जाएगा। तो बच्चों, मैं इसके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज शो कर रहा हूं। वो नेगेटिव चार्ज इसलिए शो कर रहा हूं बिकॉज ये जाते हुए इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये उसको दे देगा। चलें, इसमें ना एक बात और भी करते हैं। इस स्टेज के अंदर टोटल बॉन्ड कितने बने हैं? इस स्टेज के अंदर आपके पास 3 कंप्लीट बॉन्ड बने हैं, कंप्लीट बॉन्ड बने हैं, और इसके अलावा 2 पार्शियल बॉन्ड बने हैं, पार्शियल बॉन्ड बने हैं। 3 बॉन्ड कंप्लीट है और 2 बॉन्ड इसके अंदर पार्शियल बॉन्ड है। तो इस स्टेज का एक नेम भी है बच्चे, ये देखिएगा, मेरे पास ये रिएक्टेंट है और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। मैं इधर लिख देता हूं, ये है मेरे पास प्रोडक्ट और ये है मेरे पास लिविंग ग्रुप। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान वाली स्टेज को बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। इसको बोलूंगा ट्रांजिशन स्टेट। मैं इसको ट्रांजिशन स्टेट का बोलूंगा। ट्रांजिशन स्टेट मतलब ऐसी स्टेज जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में आती है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। मैं इस ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कुछ बातें और भी सिखाना चाहूंगा आपको, वो चलते हैं इस ग्राफ से सीखते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया, इसमें मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा है SN2 रिएक्शन, मैंने वाई एक्सिस पे लिखा है एनर्जी। अब ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स वही हैं जो मैंने यहां पे लिखे हैं, ये रिएक्टेंट्स वही हैं, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये वही हैं जो मैंने यहां लिखे हैं, और इसके ऊपर ये मैंने लिखा है, ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे रिएक्टेंट्स हैं जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है ना, तो उनको ट्रांजिशन स्टेट में से गुजर के जाना पड़ेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कुछ बातें। आप एनर्जी का पहले नंबर पे चेक करें, इसकी एनर्जी यहां पे इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो इट मींस के ट्रांजिशन स्टेट ये एक ऐसी स्टेज होती है, इट इज अ स्टेज ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। ये वो स्टेज है जिसकी अंदर एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। दूसरी बात,
हम अपने रिएक्शन मिक्सर के अंदर से, रिएक्शन मिक्सर में से मतलब हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें रिएक्टेंट्स भी हैं, उसमें न्यूक्लियोफाइल भी है, उसमें प्रोडक्ट्स भी होंगे, उसमें लिविंग ग्रुप भी होगा, मेरा रिएक्शन मिक्सर होगा। हम अपने रिएक्शन मिक्सर में से ट्रांजिशन स्टेट को निकाल नहीं सकते, रिएक्शन मिक्सर में से ट्रांजिशन स्टेट को बाहर आइसोलेट नहीं कर सकते। मैं वो बात यहां पर लिख देता हूं, वी कैन नॉट आइसोलेट द ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम रिएक्शन मिक्सर, फ्रॉम रिएक्शन। हम अपने रिएक्शन में से ट्रांजिशन स्टेट को बाहर नहीं निकाल सकते। अब क्वेश्चन यूं पैदा होता है कि इसको बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? हम न्यूक्लियोफाइल भी ले सकते हैं, रिएक्टेंट्स भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लिविंग ग्रुप भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं निकाल सकते? इसको निकाल इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इसका लाइफ टाइम बहुत कम है। ऑलमोस्ट इसकी जो लाइफ होती है वो निकलती है 10 की पावर -13 सेकेंड। 13 सेकेंड मतलब एक सेकंड का 10 खरबवां हिस्सा, एक सेकंड का 10 खरबवां हिस्सा सिर्फ इसकी जिंदगी होती है। इतनी शॉर्ट लाइफ होती है। ये रिएक्शन के अंदर फौरन बनता है, फौरन से टूट जाता है। इसका मतलब ये हुआ जब इसकी लाइफ ही कम है, इसलिए हम इसको रिएक्शन मिक्सर में से आइसोलेट नहीं कर सकते। चले, आप लोगों ने जब SN1 रिएक्शन पढ़ना है, उसमें एक टर्म आएगी रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो रिएक्शन इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ। वो क्या है वो भी आपको सिखाता हूं। मैं आपको एक टर्म सिखाने जा रहा हूं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये टर्म आपको सिखाना चाह रहा था, और ये टर्म जो है ये बिल्कुल अपोजिट है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट का। क्या मतलब इस स्टेज का? क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेज होती है, ये रिएक्शन के अंदर बनती है, तो वी कैन आइसोलेट इट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। हम इसको निकाल सकते हैं रिएक्शन मिक्सर में से। इसकी लाइफ कितनी होती है? इसकी लाइफ निकलती है, इसकी जो लाइफ टाइम होता है वो निकलता है 10 की पावर -9 सेकंड से लेके कुछ डेज तक जाता है, कुछ दिनों तक जाता है। तो मतलब इसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है। तीसरी बात इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कार्बोकेटाइन, इसकी एग्जांपल एक और कार्ब एनाइन। तीसरी बात इसमें फ्री रेडिकल। ये सारी बातें हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर। रिएक्शन इंटरमीडिएट की एनर्जी इसके मुकाबले में कम होती है। चले मैं इसके बारे में एक बात और लिख देता हूं। ट्रांजिशन स्टेट ये कैसी स्टेट होती है जिसके अंदर ये अनस्टेबल सी स्टेज आती है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इसके मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा है। तो मतलब इसका लाइफ टाइम ज्यादा है, इसका लाइफ टाइम कम है। इसका मतलब इसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत अनस्टेबल है। ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन के अंदर बनता है और थोड़ी सी लाइफ टाइम, थोड़ा सा टाइम एग्जिस्ट भी करता है, उसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के बारे में ऐसी कोई बात नहीं। चलें, ये कुछ बातें इसके बारे में हो गई। ये हमने ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इस ग्राफ में से एक बात और भी सीखने को है। मैं रिएक्टेंट की लाइन को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ये मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, मैं प्रोडक्ट की लाइंस को भी थोड़ा सा इधर बढ़ाने लगा। ये तो बच्चों मैं ना कर क्या रहा हूं, मैंने ये एनर्जी एरो लिखा है, यहां एनर्जी इंक्रीज करेगी। रिएक्टेंट की एनर्जी यहां पे है और प्रोडक्ट की एनर्जी यहां पे है, तो किसकी एनर्जी कम है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो बच्चों हम यूं करेंगे कि यहां से लेके यहां तक तो मैं ना एनर्जी का गैप निकाल लेता हूं, एनर्जी का गैप। तो ये एनर्जी का गैप जो है ना ये शो करेगा कि मेरे पास रिएक्शन तो हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो जब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ना, तो इनको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो रिएक्शन हमारा क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। और कितनी लूज करनी पड़ेगी? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में जो एनर्जी का गैप है ना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमें बताएगा कि हमारे रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये कुछ बातें हैं हमारी SN2 के बारे में। मैं इस पूरे टॉपिक को मैं इसमें से एक दो बात और समझाना चाह रहा था। वो ये रहा, मेरे इस टॉपिक के अंदर, मेरे इस सिलेक्शन के अंदर एक बनी है ट्रांजिशन स्टेट, एक बनी है मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट,
और दूसरी बात, मेरे पास इस रिएक्शन के अंदर नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट मीडिएट। मैं इस पूरे SN2 के बारे में सारी बातों को इकट्ठा करने जा रहा हूं। मैंने आपको कहीं भी नहीं कहा कि मेरे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बनना है, मैंने यही कहा कि ट्रांजिशन स्टेट बनी है। तो इट मींस कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां नहीं बनेगा, किसी और स्टेट में जरूर बनेगा जाके। चलिए, ये कुछ बातें हैं जो है SN2 के बारे में। अब ये एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कितना बॉन्ड टूटेगा उतना बॉन्ड बनता जाएगा। उसके बाद एक स्टेज आ जाती है जब 100% बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और 100% बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये सिचुएशन बनती है। तो अब इस स्टेज में इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट अगेन से होगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 दोबारा हो जाएगी। तो मैं ना ये सारी बातों को इकट्ठा करने जा रहा हूं। SN2 रिएक्शन, ये सारे का सारा एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा, ये सारे का सारा काम एक सिंगल स्टेप में होगा। तो मैं अगर यहां पे बात बोलूं ना, बात बोलता हूं यहां पे, दिस रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। और दूसरी बात, मैं ना यहां पे ये लिखूंगा कि SN2 रिएक्शन ये है मेरे पास, इट इज ए कंसर्टेड रिएक्शन, इट इज ए कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड का मतलब सिर्फ यूं होगा कि इसके अंदर कार्बन का और हेलोजन की बॉन्ड की जो ब्रेकेज है और कार्बन का और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है, दोनों सिमल्टेनियसली होते हैं, इकट्ठे बेक वक्त। जब बॉन्ड ब्रेक होगा उसी टाइम बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इट मींस कि दिस प्रोसेस इज कंसर्टेड। दूसरी बात, मैं इस रिएक्शन के अंदर यूं बोलूंगा कि अगर ये रिएक्शन प्रोसीड करना है तो मेरा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन प्रीवियसली एग्जिस्टेड लिविंग ग्रुप, पहले से लगे हुए लिविंग ग्रुप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो इस केस के अंदर मेरा न्यूक्लियोफाइल ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलें, मैं आपसे ना पहली बात डिस्कस की है कि मेरा रिएक्शन है सिंगल स्टेप प्रोसेस, पहली बात। दूसरी बात, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कहां से किया? न्यूक्लियोफाइल मेरा ना अगर तो अटैक करने के लिए आता इधर से, तो इसका अटैक नहीं था होना। क्यों नहीं होना? बिकॉज ये ग्रुप बड़ा है और ये आते ही न्यूक्लियोफाइल के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा और उसको डिपेल करेगा। तो मेरा न्यूक्लियोफाइल यहां से तो नहीं आएगा, मेरा न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट साइड से आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में कहां से अटैक किया है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां से? फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, अपोजिट साइड से अटैक करेगा। चेंज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन, हम सब ने अभी देखा है कि मेरे रिएक्शन के अंदर पहले हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 थी, फिर sp2 हुई और फिर क्या हो गई? sp3 हो गई। तो मींस sp3 से गई sp2 के अंदर, फिर गई sp3 के अंदर। तो हाइब्रिडेशन चेंज हो गई, sp3 से sp2 और फिर sp3 पे चली गई, और ये इसका मैकेनिज्म है। चलें, अब अगली बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? बहुत आसान सा मतलब है, बहुत आसान। मेरे रिएक्टेंट्स ये है, ये मेरे पास रिएक्टेंट है, तो मैं यूं लिख देता हूं कार्बन, और यहां मैं कर रहा हूं हाइड्रोजन, यहां मैं कर रहा हूं हाइड्रोजन, और यहां मैं कर रहा हूं हाइड्रोजन, और ये था Br। ये मेरे रिएक्टेंट है। मैं सारा रिएक्शन नहीं लिख रहा, मैं शॉर्टकट की बात करना चाह रहा हूं। ये रिएक्टेंट है मेरे पास, और फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास ये बनेगा। तो ये कार्बन है, और ये एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, और यहां मेरे पास लगा OH। मैं ये रिएक्टेंट लिए और ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट बन गया। मैं सारी बातें नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ शॉर्टकट बात समझाना चाह रहा हूं आपको। मैं इस रिएक्शन के अंदर ना यू कर देता हूं कि अगर ये एक अम्ब्रेला की टाइप शेप होती, अम्ब्रेला की टाइप एक छतरी की तरह शेप में बनाता हूं यहां पे, ये देखिएगा, ये अब इसको भी बनाने जा रहा हूं, इसको भी ये ए यूं कर लेते हैं, यू कर रहे हैं ए यहां पे यू। अब आप लोगों ने करना यूं है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब तरतीब, आपने तरतीब चेक करनी है कि मेरे रिएक्टेंट्स और मेरे प्रोडक्ट्स में तरतीब का फर्क क्या पड़ा। तरतीब मेरे रिएक्टेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री, उसकी जो शेप है वो 100% बदल चुकी है। अगर एक मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा था ना, तो बाद में उसकी कॉन्फ़िगरेशन उल्ट हो गई है,
100% उल्ट हो चुकी, तो इसकी उल्ट हो चुकी। अगर मॉलिक्यूल पहले ऐसे है, अब वो ऐसे है, तो इट मींस के इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज और उल्ट हो चुकी है। तो कॉन्फ़िगरेशन का उल्ट हो जाना उसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे मैं बोलने जा रहा हूं कि मेरे पास हुआ है 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है मेरे रिएक्टेंट्स और मेरे प्रोडक्ट्स के दरमियान में। इसका मतलब इसका अगर मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल होते तो 1000 मॉलिक्यूल ही इन्वर्ट होते उल्ट जाते, उल्ट तो यूं बन जाता, यह इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरे पास ना ये रिएक्शन है सिर्फ एक ही स्टेप है, इसी का बोलूंगा रेट लिमिटिंग स्टेप, इसी का नाम है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। यही स्टेप है जो मैं मुझे बताएगा कि मेरे केमिकल रिएक्शन का रेट कम हुआ है कि ज्यादा हुआ, स्पीड कम होगी ज्यादा होगी, सारी इंफॉर्मेशन इसी स्टेप के अंदर है। दूसरी बात, मेरे रेट लिमिटिंग स्टेप के अंदर, मेरे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चूंकि मेरे मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मींस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। दो मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, मेरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। तो मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलरिटी मेरे रिएक्शन की होगी 2। चूंकि दो मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, मॉलिक्यूलरिटी 2, रेट ऑफ द रिएक्शन। मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं तो मैंने रिएक्शन का रेट निकाला K इनटू, तो मैंने ना पहले नंबर पे मैंने अपने न्यूक्लियोफाइल कुछ लिए, उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दी। मैंने अल्काइल हैलाइड भी लिए, मैंने अल्काइल हैलाइड डबल कर दिए तो रिएक्शन का रेट डबल हो गया। मैंने अल्काइल हैलाइड ट्रिपल कर दिए, रिएक्शन का रेट ट्रिपल हो गया। मैंने इसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन का रेट 4 टाइम इंक्रीज कर गया। इट मींस के मेरे रिएक्शन का रेट अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो मतलब रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, पहली बात। दूसरी बात, अब मैंने अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दी, मैंने अब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रिएक्शन का रेट डबल हो गया। इसकी कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया, रिएक्शन का रेट ट्रिपल हो गया। 4 टाइम्स इंक्रीज किया, 4 टाइम इंक्रीज हो गया। इट मींस कि मेरे रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो मैं यूं भी लिखूंगा, आगे साथ लिख देता हूं इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो मेरे रिएक्शन का रेट यूं निकलेगा। अब इस रिएक्शन में ना कुछ बातें छुपी हैं, लाइक इसके ऊपर पावर 1 है, यहां पावर 1 है, तो अगर मैंने रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर निकालने के लिए 1 + 1 इज इक्वल टू निकलेगा 2। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना निकलेगा? 2। इट इज ए बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट इज ए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इट हैव रेट इक्वेशन लाइक K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगली बात करते हैं, ये बहुत सारी बातें मैंने आपसे SN2 के बारे में कर रहा हूं, लेकिन अब कुछ मेजर फैक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर हमारी SN2 रिएक्शन की ना रेट डिपेंड करता है। किन पे डिपेंड करेगा? अदर फैक्टर कौन कौन से हैं? पहली बात न्यूक्लियोफाइल। कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल। मैं इसमें जरा यूं कर देता हूं, मैं ए ऑप्शन बनाता हूं, ऑप्शन नंबर ए। मैं यहां पे ना ऑप्शन नंबर बी भी लिख देता हूं, यहां पे बी भी कर देता हूं। मैं दोनों में ना एक चीज लिख रहा हूं, लाइक मेरे पास यहां पे कर लेते हैं, यह है मेरे पास CH3 और O पे नेगेटिव चार्ज, यहां मैं कर लेता हूं CH3 और यहां पे कर लेते हैं OH। अब OH ये मेरे पास ना रिएक्शन के अंदर ये है मेरे पास आयन, ये है मेरे पास आयन और ये है मेरे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक आयन है और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मैंने इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाया, जब रिएक्शन करवाया ना तो मुझे पता चला ये मेरे पास ना, मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं ये है बेस, और मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज ए कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज ए कॉन्जुगेट एसिड, एक बेस है और एक कॉन्जुगेट एसिड है। मैंने जब इन दोनों के साथ अपना रिएक्शन करवाया, लाइक मैंने न्यूक्लियोफाइल की जगह पे एक दफा ये लिया, फिर मैंने रिएक्शन करवाया, फिर मैंने दूसरी दफा न्यूक्लियोफाइल की जगह पे ये लिया, तो ये अपना लोन पेयर वहां पे ट्रांसफर करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, और इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी करेगा। ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है। मैंने एक दफा मेथोक्साइड आयन को लिया तो रिएक्शन करवाया, फिर मैंने एक दफा मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाया, तो मुझे ना पता चला, कुछ हैरानगी की बात पता चली कि मेरे पास ना ये CH3 और O नेगेटिव का रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा निकला एज कंपेयर टू CH3 और OH के। तो मतलब इसके रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा निकला। कितना कुछ ज्यादा? तो मुझे पता चला कि ये 10 लाख
गुना बढ़ा, मतलब 1 मिलियन, चले 10 लाख लिख देते, 10 लाख टाइम्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर गया, और यहां पे 10 लाख टाइम्स रिएक्शन का रेट डिक्रीज कर गया। तो मैंने देखा कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज स्पेशीज ले लेता हूं, उसके रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल के। तो यहीं से एक बात और भी निकालते हैं, ये मेरे पास था बेस, तो इट मीन्स के बेस के रिएक्शन का रेट मच 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 ग्रेटर देन कॉन्जुगेट एसिड। अगर तो आप एक एमडी गेट के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात आनी ही चाहिए। चलें अल्काइल हैलाइड के बारे में। अल्काइल हैलाइड मेरे पास डिफरेंट तरह के हैं, लाइक मैं स्टार्ट कर देता हूं, मेरे पास है CH3 और यहां पे कर लेते हैं X। मैं चेंज करता हूं एग्जांपल, CH3 CH2 और यहां पे X। फिर एग्जांपल चेंज, CH3 और यहां पे भी CH3 और यहां पे कर लेते हैं X। यहां पे एग्जांपल चेंज, CH3 और यहां पे CH3 और यहां पे CH3 और यहां पे X। मैंने आप लोगों के सामने एक दफा लिया है, मैंने आप लोगों के सामने लिया मिथाइल हैलाइड, और मैं ये बात कर देता हूं कि यहाँ पे ये है मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये है मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये है मेरे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये है टर्शरी। 1 डिग्री मींस प्राइमरी, 2 डिग्री मींस सेकेंडरी एंड 3 डिग्री मींस टर्शरी। अब मैंने ना इन सब का रिएक्शन करवाया, मैं ना यहाँ पे मैं चले आपसे पहले कुछ डाटा शेयर कर देता हूं। जब मैंने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया तो ऑलमोस्ट ना वो रिएक्शन हो गया, फर्ज करें उसका रिएक्शन का रेट निकला 1। मैं ये प्राइमरी में से करवाता हूं तो ये रिएक्शन का रेट निकलेगा 50 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 50 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। मैं मिथाइल हैलाइड का रिएक्शन करवाता हूं, मेरे रिएक्शन का रेट 100 टाइम्स इंक्रीज करेगा, 100 टाइम इंक्रीज करेगा। और अगर मैं टर्शरी का करवाता हूं तो मेरे रिएक्शन का रेट निकलेगा 10 की पावर -3 टाइम्स, रिएक्शन का रेट बहुत कम हो जाएगा, और इतना कम होगा कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमारा रिएक्शन करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बात। यहां में ना ये मैंने आप लोगों के सामने लिखा है मिथाइल हैलाइड। अगर मैं इसी मिथाइल हैलाइड के साथ यहां पे कर देता हूं CH3, यहां पे CH3 कर तो ये मेरे पास बनेगा प्राइमरी अल्काइल का वो वाला पार्ट। और इस केस में ना, इस केस में ये मेरे पास ग्रुप जो है ना, पहले हाइड्रोजन लगा था, अब लगा मिथाइल। मिथाइल ग्रुप बड़ा होता है, बल्कि ग्रुप होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो बल्कि ग्रुप उसको रिपेल करेगा, उसको जगह ही नहीं प्रोवाइड करेगा, उसको रोकेगा, उसके रास्ते में रुकावट बनेगा। तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने के लिए आएगा तो रिएक्शन का रेट फर्क पड़ेगा और रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे भी CH3 कर देता हूं, यहां पे CH3 कर देता हूं, तो अब मेरे न्यूक्लियोफाइल को आके ज्यादा रुकावट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये भी ग्रुप बड़ा होगा कि दोनों के दोनों स्टेरिक हिंड्रेस काज करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेस, और बल्कि ग्रुप होने की वजह से आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रुकावट पैदा करेंगे ताकि वो अटैक ना करे, तो अटैक उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं यहां पे कर देता हूं, यहां पे CH3, तो इसके लिए अब यूनिट का टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में इतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेस होती है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो SN2 रिएक्शन नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमें SN1 रिएक्शन बड़ी आसानी से दे देते हैं, ये वाले भी, और सेकेंडरी भी लिटिल बिट देते हैं, रेयर ये भी दे देते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड के बस की बात ही नहीं है कि वो आपको SN2 रिएक्शन दे। फिर टर्शरी अल्काइल रिएक्शन कौन सा देते हैं? टर्शरी अल्काइल हैलाइड फिर हमें देंगे रिएक्शन SN1, वो हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये कुछ बातें हैं आप लोगों से करना चाह रहा था। प्राइमरी इसलिए देते हैं क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेस बहुत कम है ही नहीं, सेकेंडरी में लिटिल बिट स्टेरिक हिंड्रेस है, और टर्शरी में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेस, इसलिए रिएक्शन नहीं देता। मैं यहां से ये चीज रिमूव कर देता हूं ताकि ना बाद में हमें इसको पढ़ने में और देखने में आसानी रहे, और ताकि हम जो है ना यहां से कुछ यूं हो जाए। ये कुछ होगा अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट। हमने ये रिएक्शन तो करवाया, इसके अंदर हमें यहाँ पे कोई सॉल्वेंट तो होना चाहिए ना, जो मीडियम तो होना चाहिए ना, जो इनको रिएक्शन में हेल्प करे। चले वो कुछ बातें करते हैं। सॉल्वेंट हमारे पास दो तरह के, पहली बात हमारे पास सॉल्वेंट है प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन होता है, लाइक OH या एक NH, इस तरह की चीजें आती हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये कर देते हैं, ये हमारे न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए फिर हम इनका रिएक्शन नहीं करवाते। अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर प्रोटॉन होता है, तो वो अपने प्रोटॉन की हेल्प के साथ ना न्यूक्लियोफाइल के साथ आते ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और न्यूक्लियोफाइल को फुर्सत ही नहीं मिलती वो कि वो अटैक करे, तो रिएक्शन भी नहीं होगा, इसलिए हम प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते। दूसरी बात, हमारे पास दूसरा सॉल्वेंट है एप्रोटिक, जिसमें प्रोटॉन नहीं होता। एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लेते हैं, उसकी भी दो टाइप्स हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट की भी, उसके अंदर भी पोलर भी आते हैं
पोलर भी आते हैं और नॉन पोलर भी आते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो होते हैं ना पोलर सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक, उनके रिएक्शन का रेट 1000 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, 1000 टाइम्स। इनके रिएक्शन का रेट 1000 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। दोनों रिएक्शन करते हैं और एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, वो पोलर चाहे नॉन पोलर। नॉन पोलर भी रिएक्शन करेगा लेकिन रिएक्शन का रेट 1000 टाइम डिक्रीज करेगा। अगर पोलर लेंगे तो रिएक्शन का रेट 1000 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। इट मींस के सॉल्वेंट का भी रोल होगा हमारे रिएक्शन के रेट को मुतासिर करने के लिए। हमें जो सॉल्वेंट यूज करना है वो यूज करना होगा। ये सारी बातें हैं आज की, ये है SN2 रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। इसी चैनल के साथ, इसी चैप्टर के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे इस लेक्चर को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। लेकिन शर्त वही है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर अपना कर्म फजल अता करे, अल्लाह ताला आपके इल्म में मजीद इजाफा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी चैनल के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।